है आज हमारा जो टॉपिक है वो है बजट। बजट पे हमें बात करनी है। पार्लियामेंट में बजट कैसे पास होता है, क्या बजट का उधर मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 एंड टाइप 2 हो गया है। तो अब हम लोग जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट की तरफ बढ़ रहे हैं और बजट के क्या प्रोसीजर है क्या है। तो जैसे हमारा कोई बिल पास होता है ना, जैसे आप लोगों को मैंने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बताया कि भाई बिल कैसे पास होता है, क्या तरीका होता है उसका, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और ये मैंने बताया था, आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके। तो अभी ऐसी तरह से हमारा फिर बजट में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे बजट पास होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर बजट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फंड होता है, तो उसके सब के बारे में थोड़ी बात करनी है। बट मैं अभी आज और कल मतलब 14 तारीख तक, जब तक ये प्री वाला एग्ज़ाम वगैरह है उसमें अभी फिर मुझे पढ़ाना है उन लोगों को। तो साढ़े मतलब 4 अभी वो पढ़ाना, इकोनॉमिक का लेक्चर करंट का लेना है, जिसको आप लोग चाहो तो अटेंड कर सकते हो, करंट इकोनॉमी की। वो 8:30 बजे से होगी, तो इसलिए जो है अभी 14 तारीख तक थोड़ा सा आपका ये बहुत स्लो और थोड़ा सा ही मैं पढ़ाऊँगा आपको। और 14 तारीख के बाद इंशाल्लाह फुल फ्लेज फोकस आपके ऊपर हो जाएगा, 15-16 तारीख से, ठीक है, 15 तारीख से। तो तब तक थोड़ा सा कॉपरेट करिए, हाँ। और आप लोग भी पीछे का कंसोलिडेट कर लीजिए, ठीक है। पीछे का भी तो आप लोगों का बाकी है कंसुलेट करने के लिए। तो अभी मैं एक जर्नल आपको ओवरव्यू दूंगा, और फिर धीरे थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, जनरल ओवरव्यू दूंगा कि कैसे बजट होता है। एक 11 लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि बजट कैसे पास होता है, क्या होता है उसमें। और उसके बाद में फिर जो है हम फिर इसको डिटेल में टेक्निकल लैंग्वेज ने मतलब दूसरा हाउस नहीं पास कर रहा है, ठीक है। एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरा हाउस जो है वो कह रहा है कि भैया मैं तो ना पास कर रहा। मतलब एक होता है ना कि लोकसभा में मेजोरिटी है, तो लोकसभा ने में सरकार ने कोई बिल पास करवा लिया, राज्यसभा उस पर एग्री नहीं हो रही है, राज्यसभा कह रही है भाई मैं तो नहीं पास करने दूंगा ये बिल, ठीक है ना। या राज्यसभा ने पास कर दिया, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है, वो नहीं पास करने दे रहा है बिल को। ऐसा हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ, तुम्हारा बिल नहीं पास हुआ आज। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब एक मतलब पूरा प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन फिर प्रेसिडेंट वो तो वीटो लगा दिया मम्मी ने एक्चुअली। तो प्रेसिडेंट ने वीटो कर दिया कि चलो सारा दोनों हाउस रेडी थे, वैसे लोकसभा भी रेडी था। उस सिचुएशन में तो यह था कि लोकसभा भी रेडी था और राज्यसभा भी रेडी था, प्रेसिडेंट ने जो है वीटो अपना खेल दिया। ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कभी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस जो है वो एग्री नहीं हो रहा है, नहीं पास कर रहा है, तो उसको कहते हैं डेडलॉक। जब डेडलॉक पैसा होता है तो डेडलॉक किन सिचुएशन में पैदा होता है, ये देखिए। इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, यानी एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, इफ द बिल हैव फाइनली डिसएग्रीड एज अ अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल, अगर कोई बिल को अमेंड करने के लिए एक हाउस ने कहा, दूसरे हाउस ने कहा भैया नहीं हम तो अमेंड ना कर रहे। दूसरा, इफ मोर देन 6 मंथ पास हो गए हैं बिल को रिसीव किए हुए, लेकिन उस बिल को अभी तक पास नहीं किया गया दूसरे हाउस में, तो इसको इन तीनों सिचुएशन में डेडलॉक माना जाता है। डेडलॉक हो यानी कि बिल पास नहीं हो रहा, तो प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग समन कर सकता है, ठीक है। अब जब ज्वाइंट सिटिंग वो समन कर लेगा कि आ जाओ भैया ज्वाइंट सिटिंग में, तो फिर वो दोनों हाउसेज आ जाएंगे, और वो दोनों हाउसेज जब आ जाएंगे तो उसमें जो प्रेसाइड करेगा, जो प्रेसाइड होगा वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा उसका प्रेसिडेंट होगा। अगर वो ना हो तो डिप्टी स्पीकर करेगा, वो भी ना हो तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जो है वो करेगा। यानी ये सिचुएशन है जो मतलब आपको पता होनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट इस प्रेसाइड नहीं करेगा। और इसमें जो रिकमेंड जो पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, यानी कि अगर जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोट कर रहे हैं, उसका जो सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है, पास बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर और बोथ द हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। अगर दोनों हाउसेज में, अब मान लो एक हाउस में 500, मान लो कि 550 मेंबर है, ठीक है, दूसरे हाउस में 550 मेंबर लोकसभा में और 250 नंबर राज्यसभा में मान लो, ठीक है। अब दोनों हाउसेज के बैठ गए, तो अब ये कितना हो गया है, 800 हो गए। अब 800 में से अगर 400 लोग किसी चीज़ पे एग्री हो जाते हैं तो मान लिया जाएगा। अब 400 या जितने लोग भी हैं, मतलब एक तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 400 तो इसी में लोकसभा में है, तो लोकसभा वाले अगर एग्री हो गए तो बिल पास। राज्यसभा वाले अगर एक भी बंदा वोट ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग। तो बिल जो
बिल होती है वो प्रिवेल कर जाती है किसकी, लोकसभा की। और आज तक 3 बिल पास हुए हैं इस तरह से, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील्ड बिल 2000 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2022, ये 2002 ये पास हुआ है। उसके बाद में बजट की अगर हम बात करें, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं बता दे रहा हूँ। बजट हमारा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट वर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मेंशन है आर्टिकल 112 के अंदर में। और 112 में कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो एक्सपेंडिचर का, यानी कितना खर्चा हुआ, और रिसिप्ट का, रसीद कितनी आई और खर्चा कितना हुआ, इन दोनों का हर साल लेखा जोखा देगा। मतलब हर साल बताएगा अप्रैल से लेकर और 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक कितना खर्चा हुआ है टोटल, मतलब, और कितना पैसा आया है और कितना गया है। इस सबको रसीद का, यानी रिसिप्ट का, और एक्सपेंडिचर का पूरा एस्टीमेट अकाउंट देगा, प्रेसिडेंट देगा, ये उसकी ड्यूटी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हम लोग कॉमनली नोन एज बजट। एस्टीमेट किस किस चीज़ का वो देगा, वो एस्टीमेट देगा आपका रेवेन्यू का। रेवेन्यू मतलब पैसा जो आपके पास आ रहा है। कैप तो उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट एक होता है, जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को इन लोगों को बताया था, नदीम बताया था ना, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब पूरी कहानी होती है। तो उसमें हम लोग ये समझते हैं कि मतलब जितना पैसा, अभी आप लोग ये समझो कि इनकम जितना पैसा आया और जितना पैसा गया, जितना पैसा आया, जैसे ये मान लो बजट है, बजट के अंदर जितना पैसा इन हुआ और जितना पैसा आउट हुआ, ये हो गया इनकम यानी रेवेन्यू मान लीजिए आप। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, उसकी अलग बात है। तो इस पूरा कि जितना करोड़ रुपए आया और इतना करोड़ रुपया गया, इतना अरब रुपया आया, इतना अरब रुपया गया, ये जो होता है इसका पूरा जो पेश होता है वो बजट होता है। उसके अलावा क्या बजट में मतलब स्कीम होती है कि कैसे, मतलब क्या हम करेंगे फ्यूचर में, कहाँ पे खर्चा करेंगे, क्या स्कीम होगी, हमारा क्या तरीका होगा। तो प्रेसिडेंट को ये ड्यूटी होती है कि वो जो है पूरा बजट पेश करे। कोई टैक्स लगाना है तो उसके लिए बिल पेश होगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें करनी होंगी। और ये कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया होता है, उसे पैसा वैसा निकालना है तो वो करना पड़ेगा। तो ये सारा जब तक होगा, तो स्टेजेस को थोड़ा सा देखें, फिर मैं डिटेल बताऊंगा आपको। सबसे पहले जो है प्रेजेंटेशन, बस इस बात को आप समझ लीजिए, आज मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेजेस, इसको आप दिमाग में बिठाइए। 6 स्टेजेस होते हैं बजट को पास करने के। ठीक, 6 स्टेजेस। पहला स्टेज, बजट प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 112 जो है वो प्रेसिडेंट की है, लेकिन उसके बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, आपको ये पता है। इतनी बात समझ समझ में आ गई कि बजट को प्रेजेंट करने के मतलब मेरा ये बजट है, इतना पैसा आया है और इतना मैं खर्च किया हुआ है और इतना मैं फ्यूचर में खर्च करना चाहता हूँ और ये चीज़ है। ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट की ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर आर्टिकल 112। क्या बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो भाई। बजट पास करना है, करवाना है, उसका पहला स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर खड़ा हो रहा है लोकसभा या राज्यसभा में। वो कह रहा है कि भाई देखिए, इतना पैसा हमारे खोखे में आया था और इतना पैसा गया था, एक अमाउंट बता रहा है प्लस ये, और एक बता रहा है इतना माइनस हुआ था। हम इस तरह से आगे स्कीम लेके चलना चाहते हैं, हम ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पूरी कहानी बता रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जर्नल्स? अब आप उसकी बात से जनरल डिस्कशन शुरू होगा कि भाई आपने कहाँ पे पैसा लगा दिया, क्या किया, क्यों इतना लगाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो उसको क्रिटिसाइज करना या उस पर डिस्कशन करना कि इतना पैसा तो लगना ही नहीं चाहिए, आपने कैसे इतना पैसा लगा दिया, बजट बेकार है। वो अपोजिशन वाले कहेंगे बजट बेकार है, तो सब फालतू की लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ होना हवाना है नहीं, कोई सब्सटेंशियल बात है नहीं। आपने देखा होगा बजटरी, उसमें एक तरफ वो फायदे गिना रहा होता है तो दूसरी तरफ अपोजिशन वाले डिबेट में बैठ के नुकसान गिना रहे होते हैं, समझा होगा। तो ये पार्लियामेंट में भी ये होता है, यानी लोकसभा में भी अपोजिशन वाले उसकी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें कमी निकालते हैं। और जो है जो वो होता है आपका, जो वो होता है, क्या नाम है, गवर्नमेंट उसमें अच्छा ही निकाल रही होती है। ये जनरल डिस्कशन आज का नहीं है, ये जनरल डिस्कशन जो होता है ये मतलब अंग्रेजों के टाइम पे का है। अंग्रेजों ने हमें बजट को डिस्कस करने का अधिकार इंडियन काउंसिल एक्ट में दे दिया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट हमारे पास पता है 1861 में आया है, 1892 में आया, 92 में आया है, तो और 1909 में आया है। ठीक है, तो हमें 1890
2 में बजट को वगैरह को डिस्कस करने का पूरा पावर मिल चुका था। तो ये जो हमें पावर मिली थी कि बजट को आप डिस्कस कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों को मैंने बताया भी है शायद कि आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। बताया मैंने? गोपाल, मैंने बताया ये बात या नहीं बताई? गोपाल कृष्ण गोखले का नाम मैंने लिया है और आप लोगों को बताया है, इस बारे में ये स्टोरी बताई है कि नहीं बताई? बताओ पहले। इनकी बजट वाली स्टोरी बताई है आप लोगों को? अरे बता दो यार, बताया कि नहीं बताया? ये लड़की क्या, ये लड़का क्या नाम है? नदीम, तुम बताओ, बताया मैंने तुम्हें? हाँ, शायद बताया है। चलो अच्छा ठीक है, वैसे बताया होगा, लेकिन याद ना हो तो कोई बात नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए एक बार क्या होता है, एक बजट होता है जिसमें इनकम ज़्यादा हो, जैसे इनकम है, ठीक है, ये बताया अभी तुम्हें याद आ जाएगा। और एक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। एक बजट होता है कि इनकम मतलब पैसा आना और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होना। तो एक में इनकम ज़्यादा हो और पैसा मतलब खर्चा कम हो। दूसरा, जितनी इनकम हो उतना खर्चा हो। तीसरा, यानी इनकम एक्सपेंडिचर बराबर हो। एक होता है इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा हो। इसको हम लोग बोलते हैं, इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। क्या बोलते हैं? सर प्लस बजट, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बजट, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। आप मुझे बताओ, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट, क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया मैंने कि इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है यानी पैसा ज़्यादा आ रहा है और खर्चा आदमी कम कर रहा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। If this is the condition, then it is surplus budget. Okay. If income is equal to budget expenditure, then it is balanced budget. Okay, balanced budget. If income is less than expenditure, then it is called deficit budget. मुझे अभी नदीम नहीं बोलेगा, सबसे पहले मोनी बताएंगी। मोनी, मुझे ये बताओ कौन सा बजट अच्छा है? पैसा ज़्यादा ज़्यादा हो और कम खर्च किया जाए, या जितना हो उतना खर्च कर दिया जाए, या जो इनकम कम हो और पैसा ज़्यादा खर्च किया जाए? कौन सा बजट अच्छा है? बताओ मोनी। हैं? बोलो, सुन रही हो मोनी हो? बताओ कौन सा बजट अच्छा है? अरे भाई फर्स्ट वाला, ऐसे ही बता दो, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला कि थर्ड वाला, कौन सा अच्छा है? चलो रिदा तुम बताओ, मेरी वाइफ तो पागल ही है, बोलेगी नहीं। रिदा तुम बताओ। हाँ, जितना है उतना खर्च कर दो, ऐसी की तैसी। हैं? और कुछ पैसा नहीं बचाना है। चल, अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। देखो ऐसे ही बच्चे जब मुझे डिस्कस करते हैं ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ाते हुए। देखो मैं कितना आराम आराम से पढ़ाता हूँ ना, और कभी कभी मेरी 2x में भी चलती है, अभी 2x में चलेगी, देखना, साए धाए 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 धाए। अच्छा, नदीम साहब, याद आ गया डिस्कशन? हाँ तो अभी अभी रुक जाओ, अभी और लोगों से पूछ लो। शमा, तुम बताओ कौन सा अच्छा है? शमा बताओ कौन सा अच्छा है? शमा नहीं है क्या, पिक्चर में नहीं है क्या?
तो पापा को बात करने दो फिर। कोई और बताओ भाई। कौन बचा? संजीता, संजीता, संजीता है? संजीता बताओ। संजीता हो क्या? हम्म। मुझे कहानी मत बताओ, मुझे सिर्फ ये बताओ कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है, बताओ बस। हम्म। मतलब पैसा ज्यादा कमाओ, खर्चा और आमदनी वो आमदनी 2 रुपए और खर्चा 1 रुपया, है ना? 1 रुपया बचाओ। बहुत बढ़िया। और क्या नाम है, संजीता है क्या पिक्चर में? संजीता है क्या या नहीं है? ये बोल क्यों नहीं रही है? चलो ठीक है, मतलब तुम्हें मतलब सेविंग अपना करना अच्छा लग रहा है ना, अपने पास कुछ गाढ़े टाइम के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए, है ना? मोनी तुम भी बता दो यार, बता ही दो प्लीज। अरे संगीता तो पता नहीं कहाँ रहती है, बोलती नहीं। मोनी बताओ। मोनी। मोनी की है तबीयत खराब, लेकिन फिर भी बता दो ना कौन सा अच्छा लग रहा है। अरे बस ऐसे ही चूज कर लो, सभी चूज करें, तुम भी एक 1 2 3 में से कोई चूज कर लो। आवाज आ रही है? बताओ ना कौन सा अच्छा लग रहा है। अरे समा ने बोल दिया, तुम भी बोल दो कुछ। हम्म। आवाज ही नहीं आ रही। ए ईशान, गया ईशान को पकड़ो। दो बेटा खाओ। तो चलो, मतलब ये लोग नहीं बोलेंगे, नहीं बोलोगी मोनी? नहीं बोलेगी, चलो ठीक है। अच्छा सुनो, ऐसा है ना कि भाई कुछ लोग बोलते ही नहीं। अच्छा देखिए, एक बार गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, बजट स्पीच, जब अंग्रेजों ने बजट पास करना शुरू किया इंडिया के लिए, और अंग्रेजों ने जो है वो बजट पास करना शुरू किया, तो सबसे पहले मतलब बजट स्पीच के लिए फिरोज शाह मेहता वगैरह उठते थे वो, मतलब जब भी बजट पेश होता था तो वो मतलब स्पीच देते थे उसके खिलाफ। गोपाल कृष्ण गोखले को कोई नहीं जानता था पहले, ठीक है? जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु कहते हैं, कहते हैं ये गांधी जी पॉलिटिक्स मुझे जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने सिखाई है, ही इज माई पॉलिटिकल गुरु। आपको पता है ये बात? यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। मोनी, ईशान को पकड़ लो जरा, ईशान को पकड़ लो इधर आके। गिरा रहा है सब, लेके नमकीन चढ़ जाओ। जाओ बेटा, तुम जाओ मम्मा के पास जाओ। तो पॉलिटिकल गुरु भी कहा है, ठीक है, गांधी जी ने। तो बताओ, तो बताओ कि गोपाल कृष्ण गोखले को कोई नहीं जानता था, ठीक है, कोई जानता ही नहीं था पूरे इंडिया में। लेकिन इतना ये पता था कि भाई थोड़ा पॉलिटिक्स वोटिक्स जानते थे, कुछ नहीं। अब क्या होता है कि अंग्रेज लोग बजट, वो क्या नाम है, बजट पेश करते हैं, और वो यही बजट पेश करते हैं रिदा वाला, वो क्षमा वाला। किसका बजट? समा वाला बजट पेश करते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, ठीक है? रिदा हो, फॉलो कर रही हो? हम्म। अब होता क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले खड़े होते हैं, वो कहते हैं इन अ कंट्री वेयर पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, दे आर suffering starvation, they are facing starvation, okay, their condition is deteriorating, still you are presenting a surplus budget। आप ऐसे बाप को क्या कहेंगे, जो बाप जिसके बच्चे भूखे मर रहे हों, जिसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे ना हो, उसका बाप अपने बैंक में पैसे बचा बचा के रखे। सरकार एक
बाप की तरह होती है। आपकी जनता भूखी मर रही है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके घर घर नहीं है उसके पास, उसके बाद नालियाँ नहीं है, उसके बाद रोड नहीं है, उसके बाद रेलवेज नहीं है, और आप पैसा बचा बचा के रख रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इतना पैसा बचा लिया मैंने। किस लिए, किसके लिए बचाया आपने पैसा? सो ये बजट स्पीच, सरप्लस बजट जो होता है किसी भी इकोनॉमी में, जो डेवलपिंग इकोनॉमी हो या किसी भी कंट्री के लिए, सबसे खराब बजट होता है। नोबडी। सरप्लस बजट का मतलब यह है कि वो ऐसा बाप है जो अपने बैंक में तो पैसे रखता है लेकिन अपने बच्चों को कपड़े पहनने के लिए नहीं देता, अपने बच्चों के लिए खिलौने लाके नहीं देता, और ईजान के लिए चॉकलेट लाके नहीं देता। तो ऐसे बाप को आप क्या कहोगे? हाँ भाई, बुरा बाप कहोगे ना? हैं? नहीं तो भाई, इनकम के हिसाब से है, मैं पैसे बचा के रखूं, मेरा बच्चा भूखा मर रहा हो, क्या मैं, क्या नाम है, उस पैसे का क्या फायदा है कुछ? मतलब ऐसे बजट को क्या कहेंगे आप? हैं? मैं एक बात समझो ना। तो ये जो है, मतलब कोई भी इंसान, तो और आपकी कंट्री में कितने लोग भूखमरी किससे मर रहे हैं? कितने लोगों के पास कपड़े नहीं है, कितने लोगों के पास क्या नाम है, खाने के लिए नहीं, कितने लोगों के पास घर नहीं है, और आप उस कंट्री में, ऐसी कंट्री में पैसे बचा बचा के रख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब ये स्पीच दी, लोग हैरान एकदम। अगले दिन जो उसकी बजट स्पीच, जो जो बातें उन्होंने कही थी, वो न्यूज़पेपर में छपा, और गोपाल कृष्ण गोखले सडनली, मतलब वो लिखते हैं, आप बिपिन चंद्रा उठा के पढ़ोगे, कोचिंग में जाना तो देखना, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रखा हुआ है बिपिन चंद्रा, उसमें लिखा हुआ है कि अ, मतलब राइटर्स लिखते हैं कि गोपाल कृष्ण, ही वॉज नॉट नोन टू एनी वन, गोपाल कृष्ण गोखले के की वो बजट स्पीच ऐसी थी कि वन फाइन डे ही गॉट अप इन अ मॉर्निंग एंड ही फाइंड हिमसेल्फ फेमस। मतलब एक दिन वो उठता है और उठ के देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कि मैं फेमस हो गया हूं, मैं तो बहुत फेमस इंसान हूं। हाँ, क्यों फेमस हूं? सिर्फ उस बजट स्पीच की, जो जो न्यूज़पेपर में छपता है, और पूरी इंडिया उनको जान जाता है। क्या बात कही बंदे ने, क्या बात कही बंदे ने, क्या बात कही बंदे ने। और उसके बाद जब कभी बजट स्पीच होती थी तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए स्टेटमेंट लिखे हुए उसमें कि गोपाल कृष्ण गोखले हैज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ with his luxurious weapons and with his tools that he can destroy the British Empire. So please send him, वो लेटर में लिखता है, प्लीज सेंड मी सम इकोनॉमिस्ट, कोई बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट का नाम लिखता है कि सेंड हिम टू डिफेंड हिम वाइल बजट डिस्कशन, डिफेंड अस वाइल बजट डिस्कशन, अदरवाइज ही हैज दैट मच ऑफ आर्म एंड एम्यूनेशन, सो ही विल डिस्ट्रॉय अस। ये ब्रिटिशर्स लिखते हैं अपने लेटर में, और इंग्लैंड से इकोनॉमिस्ट से मदद मांगते हैं कि वहां का जो कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट है वो आए यहाँ पे बजट स्पीच में हमें डिफेंड करे। आर यू गेटिंग? कुछ बात समझ में आई? हिस्ट्री में आप इन चीजों को देखते हैं। कौन गिरा? हाँ, समझ में आ रहा है? रिदा, समझ में आई बात? रिदा, समझ में आई बात कि जहां पे कंट्री में, जहां पे ऐसी इतनी जरूरत हो, वहां पैसे बचा बचा के नहीं रख सकते। इनफैक्ट आप तो, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप क्या करोगे? छत नहीं है, मान लो छत टपक रही है और बरसात का मौसम है, तो आप क्या करोगे? जितना आपके पास है वो खर्चा करोगे बच्चों के खाने वाने में, और उधार लेकर अपनी छत को पहले देखोगे कि उधार लेकर भाई मैं छत बना लूं ताकि मेरे बच्चे सेफ रहें। गेटिंग? ये तो करोगे। तो ऐसे, और देखो, एक चीज ये है कि अगर आप बैलेंस बजट पेश करते हो तो जो भी आप खर्चा करोगे, जितना कमाई होगी, खर्चा उतना खर्चा कर दोगे, तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ भी आप डेवलपमेंट में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, तो आपकी कंट्री का ग्रोथ कुछ नहीं होगा। सबसे बेहतर जो बजट होता है, इस दृष्टि से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे बेहतर जो बजट होता है वो बजट होता है डेफिसिट बजट। किसी कंट्री के लिए सबसे बेहतर बजट है जिसमें इन एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जाए और इनकम कम हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपए आपकी इनकम है, ठीक, और आपने खर्चा कर दिया 104 रुपए, या 110, मान लीजिए 105 रुपए खर्चा कर दिया। अब ये 105 रुपए नहीं है, 105 करोड़ है। 100 करोड़ मान लो आपके पास रुपए हैं, आए हैं, और आपने 105 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। आप खर्चा कैसे करोगे?
5 करोड़ कहाँ से लेकर आओगे? आप बजट बनाओगे 105 करोड़ का, और ये जो 5 करोड़ हैं इसको आप कहाँ से लेकर आओगे? इसको हम बोलेंगे कि भाई ये 5 करोड़ जो मैं लाऊंगा इसको कहेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैं फाइनेंसिंग कराऊंगा क्योंकि 5 करोड़ ये मेरे पास है नहीं, 100 करोड़ ही है, वो मैंने खर्चा कर दिया मेरा, लेकिन बजट है 105 करोड़ का। लेकिन अब इसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए मैं करूंगा कि 5 करोड़ का जो मैं बजट बनाऊंगा वो मैं खाने पीने के लिए बजट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं बजट बनाऊंगा कि मैं कोई फैक्ट्री खोलूंगा। क्या खोलूंगा? लेट से आपके फॉर छोटा एग्जांपल, मैं एक दुकान खोलूंगा। इस दुकान में 5 करोड़ रुपए का मैं सामान भरूंगा। ठीक है, और ये लोन से मिल जाए या ग्रांट किसी भी मिल जाए। ठीक है, अब ये दुकान खोलूंगा 5 करोड़ का, पहले मैंने प्लान बना रखा है कि 5 करोड़ का दुकान खोलूंगा और इसमें से मैं कमाऊंगा और कमा कमा के इसका लोन भी चुका दूंगा और ये दुकान मेरी बनी रहेगी। यानी एक फैक्ट्री खोलूंगा, फैक्ट्री खोलने के बाद उसमें से जो लोन, जो भी फैक्ट्री के लिए हमारा जो पैसा लोन वगैरह लिया होगा वो चुका दूंगा और ये फैक्ट्री हमारी चलती रहेगी। तो यानी एक डेवलपमेंट हो गया, एक फैक्ट्री हो गई और लोन धीरे धीरे चुकता हो जाएगा। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम सोचे कि हम मतलब लोन लेकर ही लोग काम को, बिजनेस अक्सर लोग लोन लेकर इसीलिए करते हैं कि भाई वो बिजनेस में लगा दिया आपने, अब बिजनेस पैसा दे रहा है, आप धीरे धीरे लोन चुका रहे हैं, आपका बिजनेस भी खड़ा हो गया, एम्पायर खड़ा हो गया। तो इस तरह से लोग करते हैं और इसी तरह कंट्री चलती है। कंट्री क्या करती है? अब ये जो 5 करोड़ रुपए ये देगा कौन आपको? बेस्ट तरीका क्या है 5 करोड़ का? 5 करोड़ आपको देगा कौन? भैया बाबू कहने से। तो इंडिया में बहुत से ऐसे मतलब चीज़ें हैं स्ट्रेटजिक, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग जक़ात दे देते हैं, कुछ लोग दान दे देते हैं, कुछ ऐसे। इसी तरीके से कंट्रीज़ का भी होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी तरफ रखने के लिए, जैसे यूएस है या यूएसएसआर है, मतलब रशिया है, ये लोग अपने अपने ब्लॉक में रखने के लिए, अपना पिट्ठू बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? ग्रांट देते हैं। ग्रांट देते हैं, ग्रांट को वापस नहीं करना होता है। ग्रांट जो होता है ना, वो अगर कोई कंट्री, एक कंट्री है जैसे मान लो यूएस है और यूएस ने इंडिया को ग्रांट कर दे दिया कुछ 5 करोड़ रुपए, तो ये आपको वापस नहीं करना है। 5 करोड़ रुपए बस उसने ऐसा गरीब समझ के, आपको भिखारी समझ के दे दिया। गिफ्ट या ग्रांट को हमें वापस नहीं करना होता और ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें कोई गिफ्ट या ग्रांट दे दे और उससे हम दुकान खोल लें और उससे डेवलपमेंट कर लें तो ये हमारा बेस्ट हो जाएगा। लेकिन हर कोई हमेशा ग्रांट देने को तो तैयार नहीं होता। तो ऐसे में हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन देता है, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए लोन देता है कि लो, और थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करना। जैसे एक होता है ना, बहुत बढ़िया आदमी हो गई, ले भाई ले जा, जब तेरे पास होगा तब दे देना, बिजनेस बिजनेस कर, कमाओ, और जब मेरे पास होगा दे देना। तो ये 100 साल के लिए, 200 साल के लिए लोन देता है और बहुत ही कम या नो इंटरेस्ट पे लोन देता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इससे आप डेवलपमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंट्री से भी आप लोन उठा सकते हो, जिसमें क्या होता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है और आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से कंट्रीज जो होती हैं अपना एक्सपेंडिचर का, जैसे 105 रुपए का बजट बनाएंगी और उनका इनकम, अगर उनका जो इनकम है वो, उनका जो है 100 रुपए है, लेकिन वो बजट कितने का बनाएंगे? 105 रुपए का बजट बनाएंगे। और इसको हम जो 5 रुपए होगा उसको फाइनेंस करवाएंगे, इसको बोलेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कि ग्रांट मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, वो ना मिले तो लॉन्ग टर्म लोन मिल जाए, वो ना मिले तो फिर सबसे घटिया तरीका है रुपया छापना। वो मैं बताऊंगा कि कैसे, वो जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, तब समझ में आएगा। ये एक्चुअल में इकोनॉमी का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो किसी कुछ को लगेगा यार ये 5 करोड़ रुपए, अब ये जनरल डिस्कशन किस बात का होगा? बोलेगा यार तुमने, जैसे एक ये हो गया कि तुमने कभी गलती से मान लो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर, आपने ऐसा बजट बना दिया सरप्लस बजट, तो वहां पे आपको गालियां पड़ेंगी जनरल डिस्कशन में। ठीक है ना? अगर आपने कहीं बैलेंस बजट बना लिया तो गालियां पड़ेंगी। और अगर मान लो इन दोनों में से आपने कुछ नहीं किया, आपने सरप्लस ही बजट बनाया, लेकिन ये 5 करोड़ रुपए आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे उठा लिया है, तो भी होगा कितना, तो तुम इंटरेस्ट ही चला जाएगा, उस पर गालियां पड़ेंगी। अगर मान लो किसी ने ग्रांट दे दिया तो वहां पे तुमने क्या करा, उसको उसको सैलरी में देने में पका रहे हो या इधर उधर खर्च कर रहे हो, उससे कोई फैक्ट्री या दुकान नहीं खोली, उसको खा पी के खर्च कर दे रहे हो, तो आदमी कहेगा यार ये भी 5 करोड़ खत्म कर देगा, एक दुकान भी नहीं खोली तूने, तो इस पर क्रिटिसाइज करोगे। तो जनरल डिस्कशन में मौका मिलता है ऑपोजिशन वालों को कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें। गेटिंग? समझ में आई बात? तो ये बजट प्रेजेंट करने के बाद गालियां खाने का मौका है जनरल डिस्कशन की, उसमें बजट ऑपोजिशन वाले, तुम भी अपनी बात रखो और ऑपोजिशन वाले अपनी बात रखेंगे, जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले अपनी बात रखते थे। इसको कहते हैं जनरल डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पास नहीं होने दोगे, आप उसको क्रिटिसाइज करो, कर सकते हो। इसके बाद में अगर उसमें कुछ कमी है या कुछ उसमें एडिशन वगैरह कुछ करना है तो स्क्रूटनाइज करने के लिए, उसको स्क्रूटनी करने के लिए उसको डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 24 कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ हैं या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, उनको भेज दिया जाता है। तो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ को ये भेज दिया जाता है स्क्रूटनाइज करने के लिए।
उसके बाद में फिर वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट होता है, यानी पैसा की डिमांड होती है। फिर वहाँ पे वोटिंग शुरू होती है, मतलब वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, क्योंकि अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना होता है तो उसके लिए एक बिल पास करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। तो अब मैं आप बात बताऊंगा। और उसके अलावा कोई टैक्स वगैरह अगर लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो एक फाइनेंशियल बिल उसके लिए पास करना पड़ता है कि कोई टैक्स लगाना है, कुछ टैक्स प्रपोज करना है, तो उसके लिए जो है एक फाइनेंशियल बिल पेश करना होता है। तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट है, जनरल डिस्कशन है, उसको स्क्रूटनाइज करना है, मतलब कि भाई जांच पड़ताल करनी है, फिर वोटिंग मांगनी है, डिमांड फॉर ग्रांट करना है कि भाई मुझे इतना इतना पैसा दो। हर मिनिस्ट्री अपने आप से कहेगी भैया, डिफेंस मिनिस्ट्री कहेगी मुझे 5,000 करोड़ चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 10,000 करोड़ चाहिए, कोई रक्षा मंत्रालय कुछ कहे, मतलब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी मुझे इतना चाहिए, रेलवे मिनिस्ट्री कहेगी मुझे इतना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेगी मुझे 10,000 करोड़ चाहिए। तो उसको ये सब मतलब ऐसे बात अपना बताएंगे कि इतना इतना हमें पैसा चाहिए, वोट फॉर डिमांड फॉर ग्रांट होगा। फिर उसमें मतलब अगर वो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा कि या क्या इतना दिया जाना चाहिए इनको, उसमें कट मोशन वगैरह भी लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर मतलब दिया जाना चाहिए, उस पर डिस्कशन होगा। फिर अगर वो बिल पास हो जाए, कोई कोई क्या नाम है उसको, अगर अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है तो पैसा मिल जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, मतलब तिजोरी में से पैसा निकाल के दे दो। और अगर नहीं पास होता है तो नहीं मिलेगा। और अच्छा पासिंग, और उसके अलावा जो है आपका पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल, अगर कोई टैक्स वगैरह लगाना होगा तो फाइनेंशियल बिल पास किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर बजट के स्टेजेस हैं। मैंने आपको जो समझाया आपके कुछ हद तक समझ में आया होगा, कुछ आया है क्या थोड़ा बहुत? और कमाई, ये दोनों का लेखा जोखा देना होता है, एक बात ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि बजट में जो कुछ भी लिखाओगे उसको प्रेजेंट करोगे भाई, सामने रखोगे, तभी तो लोग देखेंगे। पार्लियामेंट का काम ये है, वो देखेंगे कि भाई इतना पैसा, अच्छा इतना पैसा खर्चा कर दिया, अच्छा इतना पैसा आया था। उसको फिर डिस्कशन होगा, आपको गालियां पड़ेंगी जो भी होगी, ठीक है। फिर उसमें कुछ कमी बेसी करनी होगी तो जिसको कमेटी को दिया जाएगा, उसमें वो पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे, अच्छे से उसमें डिस्कशन करेंगे। आपको अगर कुछ पैसा निकलवाने की बात करनी है तो फिर उसके लिए बिल पेश करना पड़ता है, अप्रोप्रिएशन बिल, दैट इज अ काइंड ऑफ मनी बिल। उसके बाद में फिर अगर कोई टैक्स वैक्स लगाना है तो फाइनेंशियल बिल, और फिर उस पर डिस्कशन, डिबेट वगैरह, वोटिंग वगैरह होगी। वही सब 2 महीने चलता रहेगा, बजट सेशन में ये होता है। उसके बाद में फिर क्या होगा कि दूसरे हाउस में भी जाएगा बजट, लोकसभा में भी जाएगा। और लोकसभा में जैसे पास हो गया फिर राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा में वो पार्ट जो जनरल लेजिस्लेशन का है वो तो पास वो राज्यसभा से भी करवाना पड़ेगा। जो मनी बिल है उसमें राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का पावर होता है, वो 14 दिन में पास करेगा तो फिर नहीं वो होगा, ठीक है, पास मान लिया जाएगा। उसके बाद फाइनली जो है पुट टू वोट हो जाएगा, और वो वोटिंग में जाहिर सी बात है सिंपल मेजोरिटी से बजट को पास करना होता है। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी रहती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बजट पास, वो बिल पास करवा लेगा। अब जब गवर्नमेंट बिल पास करवा लेगा तो बस खत्म, उस दिन से वो बिल से पैसा वैसा निकालो, आराम से ऐश काटो 1 साल के लिए, फिर अगले साल बात करेंगे, गेटिंग। तो लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं, जैसे वोट फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट, और बहुत सारी बातें हैं। तो उसमें जो है क्या अप्रोप्रिएशन बिल है, और उसके अलावा जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, पब्लिक अकाउंट है, ऐसी काफ़ी चीज़ें अभी आएंगी पिक्चर में। सो अभी हमारा थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कशन में, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, आपको याद करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। एक जनरल बात समझ में आ गई होगी कि बजट क्या होता है, और हमारे लिए, कंट्री के लिए सरप्लस बजट क्यों अच्छा है, और डेफिसिट बजट क्यों अच्छा है, और सरप्लस बजट क्यों अच्छा नहीं है, ठीक है। और बैलेंस बजट का मतलब है जितना आया उतना खा लिया, तो ना डेवलपमेंट हुआ ना कुछ हुआ। रिगार्डिंग, अब देखें, जिस बंदे को इकोनॉमी नहीं आएगी वो पॉलिटी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि ये बड़ा बजट जो है इसमें पॉलिटी इकोनॉमी दोनों मिक्स है। अब इसको जो ये लड़का है, क्या नाम है, नदीम, इसने इकोनॉमी पढ़ी है, इसने कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, कैडिंग, है ना नदीम? हाँ, रिवाइज हो रही हैं। तो ये है, अब जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे ना फिर आपको ये पॉलिटी याद आएगी कि अरे यार ये तो वहाँ पढ़ा था। तो ये सब लिंक्ड है। और आपको पता है इकोनॉमी में मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, जब आप इसको अच्छे से पॉलिटी में पढ़ लोगे, तो या पॉलिटी इकोनॉमी में पढ़ लोगे तो फिर आपको पॉलिटी में पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो एक बार ना मतलब ये सब चीज़ें लिंक करना आ जाए तो बस समझ लो कि आप आईएएस की तरफ बढ़ रहे हो। होता क्या है ना कि लोग डिस्क्रीट पढ़ते हैं, लोग सोचते हैं ना कि आईएएस का टीचर जो होता है पॉलिटी का अलग होगा, इकोनॉमी का अलग होगा। अरे भैया, जो आईएएस बन रहा है ना उसको लिंक नहीं कर सकता वो टीचर कभी, जिसको हिस्ट्री नहीं आती। अभी मैंने क्या क्या सेगमेंट लिया है देखो, हिस्ट्री लिया है, गोपाल कृष्ण गोखले वाली कहानी, वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो किताब है बिपिन चंद्रा की, उसके अंदर लिखा हुआ है, ये स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है, तो उसको पढ़ो। फिर मैंने इकोनॉमी का पार्ट लिया है, जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट और ये वाला जो पार्ट है एप्रोप्रिएशन बिल, ये उसका पार्ट है, क्या नाम है, इकोनॉमी का पार्ट है। और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो सेक्शन बता रहा, जो आर्टिकल बता रहा हूँ 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बजट, ये पॉलिटी का पार्ट है। जिसको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पता होंगे ना वो आपको समझा नहीं सकता है। बात आ रही समझ में?
इसीलिए यूपीएससी का लेक्चर एक अलग लेक्चर होता है, इसीलिए हर कोई पढ़ा नहीं सकता यूपीएससी में। कोई प्रोफेसर होगा हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या क्या नाम इकोनॉमी का, वो आईएएस का टीचर नहीं होगा। वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, लेकिन जब उसको लिंक करना होगा और चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट होंगे, तो वो जो जिसने यूपीएससी की तैयारी की होगी या यूपीएससी का टीचर होगा, आदमी जो एक सब्जेक्ट का सिर्फ माहिर है, पीएचडी है, वो नहीं पढ़ा सकता आपको। रिगार्डिंग यूपीएससी का इसीलिए टीचर होना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप यूपीएससी पढ़ा सकते हो। यूपीएससी पढ़ाना ऐसे कोई बच्चों का खेल नहीं है। और लाखों में, अगर सही मायने में देखा जाए, यूपीएससी के सही मायने में टीचर्स लाखों में 1-2 ही होते हैं, जो सही मायने में कहा जाएगा कि हाँ, ये यूपीएससी का टीचर है बंदा। क्योंकि इतना अच्छा लिंक करता है सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स को लिंक करना ना आसान बात नहीं है। सब्जेक्ट पता ही नहीं होते, लिंक क्या करोगे? तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन हाँ, पढ़ा हर कोई